Hey guys, I am Shuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes and fourth video of basic accounting terms. In our previous video, we have understand the concepts of liability, assets and their types. Hope so it is clear. Our today's class is based on the concepts of the good and the class may long and it may take 15 to 20 minutes. So without wasting time, let's get started. What is goods? Goods are the physical items of trade. Goods include all those things which are purchased for resale. ठीक है, अब हिंदी में समझते हैं क्या मतलब होता है गुड्स का। एक बिजनेसमैन जिस चीज में डील करता है उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, एक बिजनेसमैन जिस चीज में डील करता है उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर डीलर है। फर्नीचर डीलर क्या करता है? फर्नीचर को बेचता है, तो फर्नीचर इसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, मिल्क वेंडर, ठीक है, दूध वाला क्या बेचता है? दूध बेचता है, तो वो दूध क्या हो गया? उसके लिए गुड्स हो गया। ठीक है, अब लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत बार राशन वाला की दुकान पे जाते होंगे, राशन की दुकान पे जाते होंगे। ठीक है, राशन की दुकान पे जाते हो तो राशन वाला क्या बेचता है? राशन वाला व्हीट बेचता है, दाल बेचता है, राइस बेचता है, चॉकलेट्स बेचता है, पेन्स बेचता है। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें बेचता है। तो ये सारी चीजें राशन वाले के लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आप सभी ने नाम सुना होगा। टाटा मोटर्स किस चीज में डील करता है? कार डील में डील करता है, ट्रक्स में डील करता है। वो सारी चीजें टाटा मोटर्स के लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। ठीक है, तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। ठीक है, और फिजिकल आइटम मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब फिजिकली वो ऐड दिखना चाहिए कि वो गुड्स है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ गुड्स। मूविंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ गुड्स। इन अकाउंटिंग गुड्स हैव टू मीनिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में गुड्स का दो मतलब होता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पर और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बेसिस पर। ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पर ये मतलब होता है कि इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल। ठीक है, ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के टर्म्स में या बिजनेस या व्यापार के टर्म्स में गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान को परचेज किया और उसको बेच दिया। ठीक है, मान लीजिए अभी मैंने बताया कि हमारे प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया? प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रीसेल कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पर। मतलब यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न में बनी बनाई चीज आपको मिल जा रही है और आप उसको बेच दे रहे हो। ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, तो ये होता है ट्रेडिंग कंसर्न के बेसिस पर। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। In case of manufacturing concern, good means of acquiring raw materials for conversion of finished product and then sale। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर क्या है? यहाँ आपको बनी बनाई चीज नहीं मिल रही, यहाँ आपको वो चीज बनाना है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के जरिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं कि टाटा मोटर्स क्या क्या रखती है? स्टील, टायर, ठीक है, पेंट्स, ऑयल, ये सबको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ये सब रॉ मटेरियल है मेरे। इन लोग को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? जिससे क्या कार बन सकती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स के थ्रू हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट एक बार बन जाते हैं तो उसको हम लोग बेच देते हैं, तो उससे कहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बेसिस पर गुड्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ गुड्स। होप सो इट इज क्लियर, समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मेरा है जो है काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अब अकाउंट्स में कितने तरह के गुड्स होते हैं? जब अकाउंट्स में गुड्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है परचेज ऑफ गुड्स और एक होता है सेल ऑफ गुड्स। समझते हैं क्या मतलब होता है परचेज का? द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स विच आर टू बी सोल्ड। ठीक है, यहाँ जब हम लोग परचेज की बात करते हैं तो परचेज से हम लोग गुड्स के लिए यूज करते हैं, एसेट्स के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स विच आर टू बी सोल्ड। ठीक है, और फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड्स मतलब कार हो गया, उसको प्रोड्यूस करना ताकि हम लोग उसको बेच सकें, उसको हम लोग परचेज करेंगे। ठीक है, तो परचेज के अंदर वो सारी परचेजेस आती हैं जो हमें गुड्स खरीदनी होती है और जो कि हम रीसेल के लिए की जाती हैं। ठीक है, खरीद अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो वो गुड्स के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि उसे आप रीसेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट गुड्स का। अब गुड्स के टाइप्स की बात, परचेज के टाइप्स की बात करें तो परचेज के टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आर हैपेंड व्हेन द एंटिटी मेक द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज
सर्विसेज गुड्स और रेंडर द सर्विसेज एंड देन मेक द पेमेंट्स इमीडिएटली। कैश परचेज वो परचेज है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज का जो पेमेंट है वो कैश में करवाते हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कैश परचेज, ठीक है। आपने कोई भी आपने कोई भी गुड्स के साम गुड्स खरीदा, ठीक है, परचेज किया, ठीक है, उस जो पेमेंट की बारी आई तो हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो उसे कहते हैं कैश परचेज। नेक्स्ट वन आता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज इज हैपन व्हेन द एंटिटी मेक्स अ परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन मेक द पेमेंट देयर, ठीक है। आपने गुड्स खरीदा या सर्विसेज ली आपने, ठीक है, और जब पेमेंट की बारी आई तो आप कह रहे हो कि नहीं, हम वो उस गुड्स का पैसा या उस सर्विसेज जो हमने लिया उसका पैसा हम बाद में देंगे, मतलब उधार लगाना, उसे कहते हैं हम लोग क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स दो तरह का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब सेल्स की बात करते हैं। द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर डेड बाय द फर्म, ठीक है। जब भी हम लोग सेल्स की बात करेंगे तो मतलब ये होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, न कि सेल्स ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि सिर्फ उन गुड्स की सेल सिर्फ वो उन गुड्स की सेल करेंगे जिसमें बिजनेस डील करता है, हिंदी में इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ उन गुड्स की सेल करेंगे जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिजनेस डील करता है पेन्स को बेचने में, ठीक है, तो पेन्स को बेचने के लिए हम उस गुड्स में डील करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेरा सेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेल कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है कैश सेल और एक होता है क्रेडिट सेल। कैश इज कलेक्टेड व्हेन द सेल इज मेड एंड द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब कैश इसमें मतलब कैश, जैसे कैश परचेज था वैसे कैश सेल है, ठीक है। सेल उन्होंने कर लिया लेकिन उसका पेमेंट हमको कैश में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैश सेल। क्रेडिट सेल उधारी पर हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्रेडिट सेल, ठीक है। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट काइंड्स ऑफ गुड्स का। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरा वो गुड्स से मिलता जुलता है, जो जिसे हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं स्टॉक होता क्या है, ठीक है। स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट हेल्ड बाय द इंटरप्राइज फर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब समझते हैं कि मतलब हिंदी में समझते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके दुकान में कितने गुड्स पड़े हुए हैं उसे स्टॉक कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके दुकान में कितने गुड्स पड़ा हुआ है, क्या कितना गुड्स पड़ा हुआ उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मेरी दुकान पर आते हो, ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि सर मेरे को अकाउंट्स का डीके गोल्ड चाहिए, ठीक है, तो मेरे को अकाउंट्स का डीके गोल्ड चाहिए और आपने मेरे गोडाउन पर या मेरे शॉप पर आके देखा कि मेरे पास 3 सेट है अकाउंट्स के डीके गोल्ड की, ठीक है, 3 बुक है अकाउंट्स के डीके गोल्ड की, तो ये मेरे पास क्या है, अकाउंट्स के डीके गोल्ड की स्टॉक है, ठीक है। फिर अगले दिन आए और आपने कहा अगले दिन आए आपने देखा कि बस मेरे पास अब एक है, तो यानी कि एक स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक का पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट है स्टॉक और इन्वेंट्री का। अब डेफिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं। स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स से हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था कि एसेट्स क्या होता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, तो एक बात समझाते हैं। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके घर में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पापा की कार है, बाइक है, तो वो सब आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय द इंटरप्राइज, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय द इंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। एक मिनट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब देखो स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट। स्टॉक एक टैंजिबल एसेट्स है जो कि फर्म अपने पास रखता है। क्यों रखता है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स के लिए, ताकि प्रोडक्शन के लिए और गुड्स के सेल के लिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है, मैं लिखकर ही आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में जैसे कि मान लीजिए मैंने वीट मेरे दुकान में है, राइस है, ठीक है, राशन वाले की दुकान में वीट है, राइस है, चावल है, पेन्स है, चॉकलेट्स है, ये सारी चीजें, तो राशन वाला क्या करेगा, ये सबको बेच देगा, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये सेल ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया। अब प्रोडक्शन की बात करें, मतलब रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स जो बनाते हैं उसे हम लोग प्रोडक्शन का
नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था स्टॉक और इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट। हो सकता है हो सकता है कि आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये था स्टॉक और इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट। अब काइंड्स ऑफ स्टॉक की बात करें तो इन अकाउंटिंग स्टॉक इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, अकाउंटिंग में स्टॉक को दो तरह में बांटा गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। So opening stock means the value of the goods lying unsold at the beginning of the accounting year. ओपनिंग स्टॉक का मतलब साल के स्टार्टिंग में जो आपका स्टॉक होगा उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, और उसी का उल्टा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और साल के एंड में या साल के अंत होने पर आपका स्टॉक, जितना स्टॉक बचा रहेगा उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, बचेगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। तो ये था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बहुत शॉर्ट में है, बहुत इसके अंदर डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग स्टॉक कितने तरह के होते हैं। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंट्री को हम लोग तीन तरह में बांटते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स। एक मिनट, इसको मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, मैंने लिखा है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रॉ मटेरियल क्या होता है। इट इंक्लूड्स द इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच आर परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कार का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, CAR, कार का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, कार का प्रोडक्शन करना है मेरे को, तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, अब कार के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे। कार के प्रोडक्शन के लिए स्टील लगेगा, टायर लगेगा, ठीक, मिरर्स लगेंगे, ठीक, पेंट्स लगेगा, ऑयल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या है मेरे लिए, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये था रॉ मटेरियल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स द इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच आर परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। ठीक है, मतलब हमने इतने सारे रॉ मटेरियल खरीदे और उस कार का प्रोडक्शन के, लेकिन एंड में जो एंड में बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो यूज नहीं हो, जो हम लोग बचा देते हैं। ठीक है, मतलब जो उसका कोई काम नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये मतलब होता है लाइंग अनयूज, मतलब इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कितना आपके पास एंड में बच गया जो यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो था रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग WIP के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग WIP के नाम से बुलाते हैं। अभी है क्या, इट इज नोन एज पार्टली और सेमी फिनिश गुड्स, सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू द फिनिश गुड्स। ठीक है, इसे हम लोग पार्टली या सेमी फिनिश गुड्स बुलाते हैं, क्योंकि अभी वो गुड्स जो हम लोग बना रहे हैं या कार का प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमको उसको और प्रोसेस करना पड़ेगा और उसमें चीजें ऐड करनी पड़ेगी या उसको फर्दर प्रोसेसिंग उसी करनी पड़ेगी, तब जाके वो गुड्स, फिनिश गुड्स या कार वो बन पाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने तो रॉ मटेरियल लिया, जैसे कि मान लीजिए ये कार है, ये कार है। ठीक है, और इसके ये पहिए हैं। ठीक है, तो ये क्या, अगर मैं ये एक एग्जांपल दिखा के आपको बोल दूं कि ये कार है, तो क्या कार लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अभी फर्दर प्रोसेसिंग बाकी है। ठीक है, क्या क्या बाकी, जैसे कि इसमें मिरर्स लगने बाकी हैं। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग होना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से बुलाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है। ठीक है, और हमें इस कार को बनाने के लिए हमें और चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारा वर्क प्रोसेस पर, प्रोग्रेस पर है या प्रोसेस पर है। ठीक है, मतलब काम खत्म होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट वन आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है, फिनिश गुड्स है मतलब कि आपका कार बन के रेडी हो गया है। ठीक है, मतलब कोई भी गुड्स हमारी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है फिनिश गुड्स, इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड प्रोसेस एंड आर रेडी फॉर द सेल बट लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है इट इंक्लूड्स इन्वेंटरी ऑफ दोज गुड्स, मतलब एक बार हम लोग ने प्रोडक्शन उसका खत्म कर लिया, वो प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो गया, वो गुड्स बन के रेडी हो गया, अब वो बेचने के लिए हम रेडी हैं उसको मार्केट में, तो उसे कहते हैं हम लोग फिनिश गुड्स। तो ये था कॉन्सेप्ट मेरा स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक के 3 कंसेप्ट होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ठीक है। और हमने स्टॉक के टाइप्स भी देख लिए, ठीक है। तो होप सो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा स्टॉक का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरा वो कहता है कंसेप्ट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग में जो हम रिटर्न की बात करते हैं वो करते हैं 2 तरह का रिटर्न, एक होता है परचेज रिटर्न और एक होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, when the purchase goods are returned to the suppliers, they are known as purchase return, ठीक है। It is also known as return outward. It may be due to defects, expiry, एक्सेट्रा, ठीक है। जो गुड्स हमने परचेज करी है और वो गुड्स हम सेलर को रिटर्न कर देते हैं, उसे हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं। मतलब जो गुड्स हमने दुकानदार से परचेज करी और हम लोगों ने वो गुड्स तुरंत का तुरंत रिटर्न कर दी। क्यों रिटर्न कर दी, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि गुड्स खराब ही निकल गया हो, एक्सपायरी हो गया हो, प्राइस ना मैच किया हो, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोग गुड्स रिटर्न कर देते हैं सेलर को, तो उस कॉन्सेप्ट कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, सच रिटर्न आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या करते हैं, हमने सेलर से गुड्स लिया और फिर गुड्स खराब हो गए तो उन्होंने रिटर्न कर लिया, तो वही परचेज रिटर्न में यही होता है कि सेलर को रिटर्न किया गुड्स, उसी तरह परचेजर हमें गुड्स वापस कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मतलब सेल्स रिटर्न में हम परचेजर हमें गुड्स वापस कर देता है, ठीक है, किसी भी रीजंस की वजह से, तो उस कॉन्सेप्ट कहते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और इसी के साथ आपका गुड्स का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। गुड्स क्या होता है, गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सेल, स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और रिटर्न्स क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो अब गुड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्लाइड शेयर में दिया हुआ है, और मैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।